तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं उनमें जो आवेशित कण होते हैं उन्हें हम दोलनशील विद्युत क्षेत्र यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स का उपयोग करके त्वरित कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। और फिर जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है उनका उपयोग करके उन्हें एक वृत्ताकार पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उनके पथ को मोड़ सकते हैं। तो ये जो आवेशित कण होता है वो बार बार इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक वृत्ताकार गति करता है, जिस कारण से ये बार बार विद्युत क्षेत्र में आता है और त्वरित होता जाता है, जिस कारण से इसकी जो चाल है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। अब इस वीडियो में हम ये पता करना चाहते हैं कि आवेश की जो अंतिम चाल है, मतलब जिस चाल से वो बाहर निकलेगा इस साइक्लोट्रॉन से, वो कौन से क्षेत्र पर निर्भर करेगी। क्या वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगी या वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगी। इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि आवेश की जो अंतिम चाल है, मतलब जिस चाल से वो बाहर निकलेगा इस साइक्लोट्रॉन से, उसे बढ़ाने के लिए क्या हमें विद्युत क्षेत्र को बढ़ाना होगा या चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना होगा या फिर हमें दोनों को ही बढ़ाना होगा। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक सोच ये हो सकती है कि इस आवेश की जो अंतिम चाल होगी उसे बढ़ाने के लिए हमें केवल विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा भी है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो चाल को बढ़ा देता है। और आप शायद ये भी सोच रहे हो कि विद्युत क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको बदलने से शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो केवल दिशा को ही बदलता है, इससे चाल तो बढ़ती ही नहीं है। तो शायद ये आपकी प्रारंभिक सोच हो सकती है, लेकिन हमारी ये सोच गलत है और इसे समझना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इसे जांचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वास्तव में इसके लिए एक समीकरण व्युत्पन्न किया जाए। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए कि जिस चाल से ये कण बाहर निकलता है उसे हम अधिकतम चाल यानी मैक्सिमम स्पीड कहते हैं, और ये जो अधिकतम चाल है इसके लिए हमें एक समीकरण प्राप्त करना है, और हम इस अधिकतम वेग या अधिकतम चाल को Vmax यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस समीकरण में हमारे पास जो आवेश की चाल है वो और जो आवेश के पथ की त्रिज्या है वो दोनों ही आ रही है। तो यहाँ से शायद हम आवेश की जो अंतिम चाल है उसके लिए कोई समीकरण ज्ञात कर पाए। तो अब हमें यहाँ पर ये जो r है इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर ये जो अंतिम वेग होगा या इसका जब ये अधिकतम वेग प्राप्त कर लेगा उसकी बात करें तो ये तब होगा जब ये इस D की दीवार के एकदम नज़दीक होगा और हम इसे बाहर फेंक देंगे। अगर ये और अधिक वेग प्राप्त करेगा तो ये D की दीवार से टकरा जाएगा। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो D की त्रिज्या के बराबर ही होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस आवेश को तभी बाहर जाने देते हैं जब हम इसकी गति को और नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि अगर हम इसकी गति को और बढ़ाएंगे तो ये इस D से ही टकरा जाएगा। तो हम आवेश के पथ की जो त्रिज्या होती है उसे अधिकतम बनाते हैं ताकि वो D की त्रिज्या के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो इस D की त्रिज्या के बराबर होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम r की जगह यहाँ पर Rd यानी कि जो ये D की त्रिज्या है उसे प्रतिस्थापित करें तो हमें अधिकतम वेग मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं Rd बराबर m Vmax बटे QB। Vmax यानी V अधिकतम क्या मिलेगा, QB गुणा Rd बटे m। तो चलिए देखते हैं कि ये जो Vmax है ये किस पर निर्भर करता है। तो हमें यहाँ पर Q और M दिख रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है तो उसके लिए Q और M जो है उसका जो आवेश है और उसका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलने वाला, तो ये दोनों तो नियत रहेंगे। और फिर ये Rd पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि ये जो D है इसकी त्रिज्या जितनी अधिक होगी जो अधिकतम वेग है वो भी आपको अधिक मिलेगा, और अगर D की त्रिज्या कम होगी तो आपको वेग भी कम मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब D की त्रिज्या अधिक होगी तो आप इन्हें अधिक वृत्तों में, अधिक सर्पिल में घुमा पाएंगे, अधिक सर्पिल में इन्हें आगे बढ़ा पाएंगे, जिस कारण से इसका त्वरण ज़्यादा होगा और इसका वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके अलावा जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, और ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक और यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है कि ये E यानी कि विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं कर रहा, यहाँ पर E आ ही नहीं रहा है। तो ये कितना अमेजिंग है। इसका मतलब कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो हमारी अधिकतम चाल जो है वो भी बढ़ेगी। अब ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमने सोचा था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उस पर ये जो अधिकतम चाल है वो कैसे निर्भर करेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो जो चाल है उसे बदल ही नहीं सकता। और आश्चर्यजनक बात ये भी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र पर तो निर्भर कर रहा है लेकिन ये विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि यदि हम विद्युत क्षेत्र को बढ़ा भी दे, या जैसे हम यहाँ पर दोलित्र वोल्टेज जो है, ऑसिलेटरी वोल्टेज जो है उसे बढ़ा या घटा भी दे,
तो भी उससे जो अधिकतम चाल है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वास्तव में हो ये रहा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस आवेशित कण की चाल को तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये इसे मोड़ जरूर रही है, इसके पथ को जरूर मोड़ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अधिक से अधिक सर्पिल में इस आवेश को घुमाने की कोशिश करती है, जिसके कारण से ये बार बार इस वैद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहा है, उससे त्वरित हो पा रहा है, और इसी कारण से उसका जो वेग है, उसकी जो चाल है वो बढ़ पा रही है। अब इसे हम इस त्रिज्या के समीकरण से भी समझ सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो त्रिज्या है वो कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता बढ़ती जाएगी तो जो सर्पिल है उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, ये छोटे छोटे सर्पिल में आगे बढ़ेगा। अब यदि ये छोटे सर्पिल में आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि बाहर निकलने से पहले ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बार बार अधिकतम बार इससे त्वरित कर पाएगी, क्योंकि ये हमारे इस वैद्युत क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिक बार प्रवेश कर रहा होगा, और इसीलिए इसकी जो चाल है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि ये बार बार त्वरित होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को बढ़ाने से जो परिक्रमण है, ये जो रिवॉल्यूशंस है, उनकी संख्या बढ़ रही है, और परिणाम स्वरूप ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसे बार बार त्वरित कर पाएगा, और इसी कारण से जो अंतिम चाल है वो अधिक हो जाएगी। अब चलिए इस पर विचार करते हैं कि ये जो अधिकतम चाल है ये वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर क्यों नहीं कर रही। तो जब आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो इसका वेग तो बढ़ेगा, लेकिन इसके वेग के बढ़ने के कारण से इसकी जो सर्पिल की त्रिज्या होगी वो भी बढ़ जाएगी, जिस कारण से ये कम बार इस डी में चक्कर लगा पाएगा, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसे उतनी बार त्वरित नहीं कर पाएगा। तो चलिए ये सोचते हैं कि जो नया सर्पिल है वो कैसा दिखेगा। तो चूंकि इसकी चाल अधिक हो गई है तो यहाँ पर ये जो त्रिज्या होगी इस सर्पिल की वो बढ़ जाएगी, और हमारा जो सर्पिल होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम चाल प्राप्त करने से पहले ये कम चक्कर लगा पा रहा है। तो चलिए अब हम दोनों क्षेत्रों के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है आवेश पर उसे लिख लेते हैं। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण दो प्रभाव हो रहे हैं। पहला प्रभाव यह है कि अब जो आवेश होगा वो प्रति चक्कर अधिक चाल प्राप्त करेगा, तो हर चक्कर के लिए उसे अधिक चाल मिलेगी। और दूसरा प्रभाव यह होगा कि अब ये पहले की तुलना में कम चक्कर लगा पाएगा, तो इसका पहले की तुलना में त्वरण शायद कम होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे का प्रतिकार कर रहे हैं। एक के कारण जो अधिकतम वेग है वो बढ़ रहा है, और दूसरे प्रभाव के कारण अधिकतम वेग कम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और वैसे ये तब भी सही होगा जब आप वैद्युत क्षेत्र को घटाएंगे। तब क्या होगा, तब आवेश प्रति चक्कर कम चाल प्राप्त करेंगे, लेकिन अब इनके जो चक्कर है वे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो उसकी चाल है वो कम है, तो वो अधिक बार घूम पाएगा, तो पहले की तुलना में ये अधिक चक्कर लगा पाएगा। तो अधिक चक्कर लगाने के कारण इसका त्वरण तो अधिक होगा, लेकिन जैसे हमने कहा इसका जो वेग है वो उतना नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर से ये दोनों एक दूसरे का प्रतिकार करेंगे और अधिकतम चाल जो है वो प्रभावित नहीं होगी। तो अधिकतम चाल वैद्युत क्षेत्र से स्वतंत्र है। ये कितनी अमेजिंग बात है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो आवेश पर कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन जो अधिकतम उसकी चाल है वो वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगी, वो केवल चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगी। तो सारांश यह है कि जिस चाल पर कण बाहर निकलता है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, न कि वैद्युत क्षेत्र पर। क्योंकि जब आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि बाहर निकलने से पहले इसके पास अधिक परिक्रमण हो, अधिक चक्कर ये लगाए, जिसका अर्थ है कि इसका त्वरण भी अधिक होगा और इसकी चाल बढ़ेगी। और जब आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से प्रति चक्कर ये अधिक चाल प्राप्त करेगा, इसका त्वरण अधिक होगा, लेकिन इसके जो चक्करों की संख्या होगी, उसके परिक्रमणों की जो संख्या होगी वो भी कम हो जाएगी, और ये एक दूसरे का प्रतिकार करेंगे और चाल जो है वो वही रहेगी। और पहली बार में इसे समझने में थोड़ा मुश्किल आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप निराश न हो। अब आपके लिए अंतिम प्रश्न ये है कि क्या आप ये साइक्लोट्रॉन में जो कण है इसके द्वारा लिए गए परिक्रमणों की संख्या के लिए कोई व्यंजक व्युत्पन्न कर पाएंगे? तो हम आपको एक हिंट देते हैं, आप ऊर्जाओं के संदर्भ में सोचिएगा। देखिए, यदि परिक्रमणों की संख्या n है तो हमें पता है कि n परिक्रमण करने के बाद उसकी जो ऊर्जा होगी वो बढ़ती जाएगी। अब यदि हमें चाल पता हो तो हम गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें पता है, हमें ये भी पता है कि n परिक्रमणों के बाद ये कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा और एक परिक्रमण के बाद ये कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, हमें ये दोनों ही चीज़ें पता है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र E है तो हम स्थिर वैद्युति का उपयोग करके ये पता कर सकते हैं कि ये जो परिक्रमण हो रहे हैं इसमें से कितनी ऊर्जा मिलेगी, और फिर हम उसका उपयोग करके ये पता कर सकते हैं कि n के लिए क्या व्यंजक होगा। तो ये आप खुद कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।